ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। ऑलरेडी हम 5 पार्ट जो 5 चैप्टर होते हैं एनसीईआरटी के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नाउ ये वीडियो सीरीज रहने वाली है ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। ये सीरीज उनके लिए हैं जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है, या उनके लिए भी हैं जो इवन मेंस तक भी दे चुके हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक फंडामेंटल होता है, तो हम यहाँ पर बेसिक से लेके, यानी कि आपका कोई पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है ज्योग्राफी का, या आपने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया जा रहा है ना। इस पर हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको यहाँ पर समझाएंगे। अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट बुक भी हम आपको दिखाते हैं जब भी ये चैप्टर आपको करवाए जाते हैं, तो ऑलरेडी 5 चैप्टर बेसिक से अर्थ, ग्लोब, मोशन, मैप्स, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। आज का जो टॉपिक होगा वो है मेजर लैंडफॉर्म द अर्थ। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है और सर्च बॉक्स में स्मॉल लेटर में पंकज बोरा टाइप करना है बिना स्पेस दिए। नाउ आपको डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, पंकज बोरा यूपीएससी पीसीएस डिस्कशन एंड पीडीएफ। नाउ यहाँ पर ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर डेली के बेसिस पर यूपीएससी द हिंदू डेट वाइज यहाँ पर हम एक मॉडल आंसर भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाते हैं। नाउ आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 499 रुपीज़ का, जिसमें मई 2020 से लेके डेट वाइज द हिंदू की मैगजीन, मंथली मैगजीन तो आपको मिलती है। दूसरा, डेट वाइज द हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं 1 साल तक, मई 2021 तक। एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक नोट्स मिल जाते हैं। नाउ आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 99 रुपीज़ का, और सिर्फ अगर आपको एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो आप 299 रुपीज़ का ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टामोजो का, या तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या गिवन नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि कौन सा ईयरली सब्सक्रिप्शन में क्या है पेमेंट करने से पहले। अगर आप नहीं भी करेंगे तो सिंपल आपको गूगल पे या फ़ोन पे कर देना है इस नंबर पे। रिस्पेक्टिव अमाउंट ईयरली आप 499 का लेना चाहते हैं या सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसी के बेसिस पे पेमेंट करनी है, गूगल पे, फ़ोन पे, इसी नंबर पे। और इसी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं पेमेंट की स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम आपको ये जितना भी मटेरियल है टेलीग्राम में पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे देते हैं। नाउ आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम डेली के बेसिस पे द हिंदू को एनालिसिस तो करते ही हैं, उसके साथ नोट्स तो आपको देते ही हैं, साथ साथ में आपको यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है वो मिल जाती है और यूपीएससी का मटेरियल मिल जाता है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, मेजर लैंडफॉर्म द अर्थ। अर्थ में जो लैंडफॉर्म्स होती हैं, लैंडफॉर्म्स का यानी कि मतलब जो ज़मीन से ही बनी हुई हैं, यानी कि प्लेट्यूज़ हैं लैंडफॉर्म के अंदर, यानी कि लैंड के ऊपर क्या माउंटेन कैसे बने रहते हैं, ये सब हम डिस्कस करते हैं। नाउ बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका मैं उस तरह से स्टार्ट करूंगा यानी कि आपके माइंड में पूरा ब्लैंक है और हम वहाँ से शुरुआत करेंगे ताकि आपकी बिगनिंग अच्छी हो और आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो। अर्थ के सरफेस में जो लैंडफॉर्म होता है वो एक नेचुरल फीचर है, यानी कि नेचुरली माउंटेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो नेचुरली बने हैं, प्लेट्यूज या प्लेन्स जो होते हैं वो नेचुरली बने हुए हैं। नाउ अगर हम देखते हैं अर्थ के हर जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कहीं पर वेरिएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कहीं पर हमें माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं पर हमें प्लेट्यूज मिलते हैं और कहीं पर हमें प्लेन्स मिलते हैं। और यही जो 3 चीज़ें हैं, आज पूरे चैप्टर में इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे, तभी हम बाद में यूपीएससी के लिए जो जीसी लिंग होती है या पीसीएस लेवल के लिए बुक्स होती हैं उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब हमारी जो लैंडफॉर्म्स होती हैं वो 2 तरीके से बनती हैं। पहला है इंटरनल प्रोसेस के बेसिस पे और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस के बेसिस पे। तो जो मैंने बोला ना कि माउंटेन, प्लेट्यू या प्लेन्स हैं, ये 3 तरीके से बनते हैं, यानी कि इन तीनों को बनने के लिए कारण है। ऐसा नहीं कि पहले से ये माउंटेन बने हुए हैं, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कुछ जोग्राफिकल चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनल प्रोसेसेस। बहुत सिंपल है, मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस रिजल्ट इन इंटरनल प्रोसेस। जो अर्थ की सरफेस का मूवमेंट होता है वो इंटरनल प्रोसेस से ही इंक्लूड रहता है। अब जनरली होता क्या है, जब भी इंटरनल प्रोसेस होती हैं, या तो जो हमारा जो अर्थ सरफेस है वो एलिवेट हो जाएगा यानी कि ऊपर बढ़ जाएगा, या नीचे धंस जाएगा, तो ये इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, तो या तो ऊपर चले जाएगा या नीचे ढह जाएगा, 2 चीज़ें हैं। अब इंटरनल प्रोसेस क्या हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
इंटरनल प्रोसेस का उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है जनरली, जो नीचे की जैसे मैग्मा है, हमारे नीचे क्या अर्थ के नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्मा है, बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं। तो बहुत ज़्यादा जब वो गर्म होता है तो अर्थ के जो रॉक्स होते हैं ऐसे घूमने लग जाते हैं, तो इसके बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, कभी कभी अर्थ क्यूब भी यहाँ पर से जनरेट होता है। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे कि किस तरह से डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो इंटरनल प्रोसेस आ गया समझ में। इंटरनल प्रोसेस जो ज़मीन के अंदर होती हैं चीज़ें, इस पर क्या होता है, अर्थ सरफेस मूव करता है, इसी वजह से इंटरनल प्रोसेस हमारी पता चलती है कि इंटरनल प्रोसेस हो रही है। नाउ दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि मतलब जो अर्थ का सरफेस यहाँ पर है, वियरिंग डाउन का मतलब होता है जैसे मिट्टी खिसक जाना या दूसरी चीज़ें हो जाना, ये सब एक्सटर्नल प्रोसेस में इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। अब मैं एक आपको फैक्ट बताता हूँ जनरली, हिल क्या होता है। कोई बोलेगा हिल क्या है, तो सपोज ये ज़मीन है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ये अगर उठा हुआ है कोई चीज़, यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, तो ये हिल कह देंगे। ठीक है, बट एक कोई स्टीप हिल होती है, अगर उसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है, कोई ये ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर मैंने कहा कोई सॉलिड पार्टिकल्स जमे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, अगर इसकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है तो इसको जनरली माउंटेन बोला जाता है। कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे यही क्वेश्चन भी अराइज किया जा सकता है, क्योंकि जो यूपीएससी होता है आपको एनसीईआरटी में जो चीज़ मेंशन होता है उसी के बेसिस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो 600 मीटर से ज़्यादा अगर कोई कहीं पर सॉलिड डिपॉजिट है, 600 मीटर बहुत बड़ा लेंथ होती है, ठीक है, तो उसको एज ए जनरली माउंटेन कंसिडर करते हैं। अब ये टर्म आ चुके हैं, हमको अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी की एक्चुअल टेक्स्ट बुक भी दिखाता हूँ, ताकि आप ये इंश्योर हो जाएं कि हम कोई भी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इंटरनल प्रोसेस थी, वो हमने जान ली क्या होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है, उससे क्या होता है वो भी जान लिया। डिपोजिशन, इरोजन क्या होता है वो हमने जान लिया। अभी हम इरोजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी हम कर लिया है, इरोजन अभी पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर देखिए क्रॉस बॉक्स में एक चीज़ दी गई थी कि 600 मीटर से ज़्यादा, उस टर्म को माउंटेन कहते हैं, ये हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। नाउ अब आगे बढ़ते बढ़ते इरोजन पढ़ लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। इरोजन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई मटेरियल है अगर वो रिमूव हो जाए तो उसे इरोजन कहेंगे। इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का ढह जाना, सिंपल सी बात है। इरोजन से क्या होता है, अर्थ सरफेस लोवरिंग होती है। ठीक है, तो कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स आपसे यही पूछा करेगी, क्या इरोजन से जो है एलिवेट होती है अर्थ सरफेस? नहीं, एलिवेट नहीं होती है। इरोजन का मतलब क्या होता है, अपर जो मिट्टी है या सॉइल है उसका क्या हो जाना, ढह जाना, उसे इरोजन कहते हैं। इरोजन किन वजह से होती है, दो इसके एजेंट मेनली काम करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाना, पानी बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी तो वो इरोट कर जाएगी, ठीक है, ज़मीन के जो ऊपर की मिट्टी है उसको बहा के ले जाएगी, या हवा चल सकती है, उसकी वजह से इरोजन होता है। बट यहाँ पर समझना क्या है, तो इरोजन से क्या होता है, लोवरिंग होती है अर्थ सरफेस की, ना कि एलिवेशन। मतलब बढ़ता नहीं है, कोई लैंड सरफेस बढ़ता नहीं है, वो जनरली लोवरिंग होती है। ठीक है, ओके। नाउ इसी का अपोजिट फैक्ट होता है डिपोजिशन। तो अगर ये टर्म आए, कोई कहेगा ना इरोजन से, यार इरोजन से तो अगर कोई बाढ़ आ रही है सपोज, तो वो तो कहीं पर मिट्टी ले जाएगी और कहीं ना कहीं तो बड़ा होगा ना लैंड, यहाँ पर से अगर घट रहा है तो कहीं ना कहीं तो बड़ा होगा, बट उस टर्म को अलग बोलते हैं। तो कभी कभी माइंड में लोगों के ये भी क्वेश्चन आता है, अराइज हो जाता है कि यार पानी से या विंड से बहा रही है कोई मिट्टी, तो बाद में जाके तो वो कहीं ना कहीं पर किसी एक फॉर्म करेगी, फॉर्मेशन करेगी, तो उस चीज़ को तो वहाँ पर तो अर्थ एलिवेट हो रहा है, तो नहीं, उस टर्म को इरोजन नहीं कहते हैं। इरोजन का सिंपल मतलब होता है कि मटेरियल का हट जाना, उसे इरोजन कहते हैं, और इरोजन के वजह से लोवरिंग होती है। बट जो दूसरा टर्म है डिपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है, वही जो मिट्टी इकट्ठा होकर कहीं हो रही है तो उस टर्म को क्या कहते हैं, वो मैटर करता है। तो मटेरियल का डिपोजिशन होना अर्थ सरफेस को रिबिल्ड करता है, यानी कि अर्थ सरफेस को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थ की सरफेस एलिवेट हो जाती है। एलिवेट मतलब और ज़्यादा ऊंची हो जाती है। तो इसके कारण भी कौन है, विंड और वाटर हैं। तो हालांकि काम एक ही हो रहा है, देखो काम एक ही चीज़ हो रहा है, बट उन्हीं चीज़ों को दो टर्म बोल दे रहे हैं। सपोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा हुई है, यहाँ पर विंड और हवा चली, विंड या हवा चली या पानी बहा, तो यहाँ पर से जो मिट्टी है उड़ के कहाँ चले गई, यहाँ पर चले गई। तो इस वजह से इरोजन के वजह से तो लैंड सरफेस जो होगी या अर्थ सरफेस हो गई वो लोअर हो गई, और डिपोजिशन के वजह से लैंड सरफेस क्या हो गई, एलिवेट हो गई। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर बहुत सिंपल है, ग्लेशियर को समझने के लिए
रिवर ऑफ आइस, परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर। सिंपल सी बात है, बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े अगर जमे रहते हैं, बारिश हो जाती है, बर्फ के टुकड़े जमे रहते हैं, तो उसे ग्लेशियर्स कहते हैं। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन सम ऑफ द वेरी हाई माउंटेन्स। अब ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ग्लेशियर्स समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, नहीं। जनरली ग्लेशियर्स को आप कहाँ देखोगे? जैसे माउंटेन के ऊपर। आपका एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि माउंटेन के ऊपर ये बर्फ है तो वो पिघलती क्यों नहीं है? जैसे हिमालय माउंटेन है, बर्फ पिघलती क्यों नहीं है? ये भी जेन्युइन सा क्वेश्चन होना चाहिए आपके माइंड में कि यार अगर बर्फ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो पिघलना चाहिए। पर उससे पहले, उसको जानने से पहले ग्लेशियर पढ़ लो। ग्लेशियर, परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। ठीक है, एक तरह से क्या होता है, अगर नदी बह रही है तो अचानक से जम जाए, या नदी का बहुत बड़ा एक हिस्सा सॉलिड पार्ट में बदला हो, तो उसे ग्लेशियर कहेंगे। ठीक है, और ग्लेशियर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? बहुत सारे के माइंड में ये होता है समुद्र में, माउंटेन्स में पाए जाते हैं। अब ये पिघलते क्यों नहीं है वो जान लेंगे तो आप समझ जाओगे कि ग्लेशियर माउंटेन के ऊपर ही क्यों होते हैं। ना माउंटेन क्या होता है? फिर हमने कहा ग्लेशियर माउंटेन के ऊपर होते हैं, तो माउंटेन क्या होता है? माउंटेन एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का, यानी कि जो अर्थ सरफेस है उसकी ऊंचाई कुछ होती है तो उसे माउंटेन कहते हैं। ठीक है, अब नीचे तो ये ब्रॉड होता है, ब्रॉड एट द बेस, और ऊपर ऊपर को ऐसा होता है, ये कोन के शेप में माउंटेन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब एलिवेशन ऑफ माउंटेन सराउंडिंग एरिया से बड़ा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने बोला कि माउंटेन के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है या ग्लेशियर्स क्यों होते हैं? ग्लेशियर क्या होते हैं? परमानेंट फ्रोजन जो आइस होती है उसे ग्लेशियर ही तो कहते हैं। अब वो पिघलते क्यों नहीं है? उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट में जाते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होते जाता है। टेम्परेचर रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एक पॉइंट आपसे ज्योग्राफी में यूपीएससी यही बनाएगी, विथ इंक्रीजिंग द हाइट और विथ इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज और टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये दो चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे ऊपर को जाते रहते हैं, टेम्परेचर कम होते जाता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, ऊपर ऊपर, अब माउंटेन में, जैसे हम माउंटेन में जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर माउंटेन में कम होगा टॉप में, तो जो बर्फ़ होगी वो पिघलेगी थोड़ी ना, और ज़्यादा जमेगी। तो इसलिए दिस इज़ द वेरी रीजन हाई माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो और ग्लेशियर्स इसलिए पाए जाते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। नाउ नेक्स्ट है पॉपुलेशन एट माउंटेन। माउंटेन में जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी रहती होगी? क्या आपको कभी ऐसा पता है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन होती है? हमने हिस्ट्री ऑलरेडी हमने पढ़ा दी है, हिस्ट्री की आप वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाके। इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दिया, अभी पॉलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ पॉपुलेशन एट माउंटेन। अब सिंपल सी बात है, जैसे कहीं पर भी पॉपुलेशन कब होती है, उसके कुछ बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे उस जगह पर अगर पानी हो, यानी कि रिवर हो, तब वहाँ पर कुछ ह्यूमन हैबिटेशन हो सकता है। या दूसरा, वहाँ पर अगर पानी है तो खेती होगी, खेती होगी तो उसको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। ये दो रीजन है खाने के लिए, या तो रिवर या एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर तभी होगा जहाँ सिंचाई के स्रोत होंगे, यानी कि मेजर जो पोर्शन है जहाँ पर नदी होगा वहीं पर ह्यूमन सेटलमेंट जनरली देखने को मिलता है। नाउ माउंटेन स्टीप स्लोप होना। स्टीप स्लोप का मतलब ये है, देखो माउंटेन का ये स्टीप स्लोप है ना, ये ऐसा तिरछा होना, ठीक है, उसे स्टीप स्लोप कहते हैं। लेस अमाउंट ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग ऑन माउंटेन। ओके, अब क्या हुआ कि जो माउंटेन्स हैं वो स्टीप हैं, तो सिंपल सी बात है, ऐसे में कौन घर बना पाएगा? ऐसे टेढ़े घर थोड़ी ना बनाएंगे ना। तो इसलिए माउंटेन्स स्टीप होने के कारण कोई घर नहीं बना पाता। इस वजह से माउंटेन एरिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज बहुत सिंपल है, बहुत सारे अगर पहाड़ एक ही लाइन में इकट्ठा होते उसे माउंटेन रेंज कहेंगे। हिमालय कोई एक ही माउंटेन थोड़ा ना है, हिमालय एक पूरी रेंज है। काराकोरम रेंज आप देखेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है काराकोरम रेंज कहाँ पर से कहाँ स्थित है, नॉर्थ वेस्ट में स्थित है या नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, तो उसी को रेंज कहते हैं। बोलते हैं ना काराकोरम रेंज, तो काराकोरम रेंज का मतलब होता है सिर्फ एक पहाड़ नहीं, नंबर ऑफ सीरीज होती है पहाड़ों की, उसे माउंटेन रेंज कहते हैं। ओके, सेवरल हजारों किलोमीटर तक फैले रहते हैं बहुत बड़े लार्ज एरियाज में, उसे माउंटेन रेंज कहते हैं। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम समझेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन्स के टाइप क्या क्या हैं, किस तरह से माउंटेन के टाइप होते हैं और कौन तीन टाइप को पढ़ने हैं। अभी हम सिर्फ टाइप पढ़ेंगे,
किस वजह से होते हैं वो मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, बट अभी जो मेजर टाइप हमने पढ़ने हैं वो 3 टाइप के माउंटेन हैं और डायरेक्ट यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स आपसे क्वेश्चन बनाता है। जैसे फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, ये 3 टाइप के माउंटेन हमें पढ़ने हैं। अब फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल याद कर लो जो कि डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला है एंडीज माउंटेन और आल्प्स माउंटेन। ठीक है, एंडीज और आल्प्स माउंटेन क्या हैं, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा, अगर भारत के बारे में बात करें तो जो अरावली रेंज है भारत में, वो भी पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हम कह सकते हैं, क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। उसके बाद अप्लाइचिन्स नॉर्दर्न अमेरिका में और उरल माउंटेन रशिया में, ये सब माउंटेन जो जो मैंने अभी नाम बताए वो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। इनमें से मैं अभी 2 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, एंडीज और आल्प्स दिखा दूंगा और अप्लाइचिन नॉर्थ अमेरिका की ये माउंटेन दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैप में मैं आपको शो करता हूँ कहाँ पर ये माउंटेन है। नाउ कुछ मैप का हिस्सा देख लेते हैं। यह है हमारा भारत और ये भारत को अगर आप वेस्ट में थोड़ा सा जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक कॉन्टिनेंट, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। अब इस साउथ अमेरिका में एक माउंटेन पड़ता है जिसे क्या कहते हैं, एंडीज माउंटेन। अब यही जो माउंटेन है ये कौन से माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। अब इन्हें फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं या कैसे बने, ये हम अपने नोट्स में कवर करते हैं। मेजर चीज़ आपको मेमोराइज करनी है। आप अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनालिटिकल तो होना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको फैक्चुअल मेमोराइजेशन भी होनी चाहिए। तो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल आपको मुंह में याद होने चाहिए, जैसे एंडीज है, आल्प्स है, और इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अप्लाइचिन कहाँ पर माउंटेन है, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। उरल माउंटेन कहाँ है, रशिया में। यानी कि उरल माउंटेन वही माउंटेन होते हैं, याद रखना, जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूरेशिया नहीं तो ये पूरा यूरेशिया बोला जाता है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाले कौन से माउंटेन है, उरल माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन होते कैसे हैं या देखने को कैसे मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे अर्थ सरफेस, देखिए अर्थ के नीचे होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स और कुछ नहीं है बल्कि अर्थ के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन्हीं को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अभी हम धीरे धीरे जब हम आगे एनसीईआरटी क्लास 7th क्लास 8th तक पहुंचेंगे तब आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए, टेक्टोनिक प्लेट का मतलब होता है अर्थ के बड़े बड़े जो पार्ट हो गए, ठीक है, कॉन्टिनेंटल हो गया, ओशनिक जो प्लेट हो गई, वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक तरह से ये समझ लो। अब ये हम एनसीईआरटी क्लास 6th में हैं तो जो अर्थ सरफेस के बड़े बड़े लैंड के टुकड़े, ज़मीन के टुकड़े, ओशन में भी टुकड़े होते हैं, वो सब टेक्टोनिक प्लेट होती हैं। अब होता क्या है, हमारे ज़मीन के नीचे बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो हमारे अर्थ के नीचे, जो अर्थ सरफेस के नीचे बहुत सारा मैग्मा होता है, बहुत सारा मैग्मा होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। तो वो रॉक्स एक्चुअल में क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं, अर्थ सरफेस के नीचे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इस पर बहुत तेज़ी से प्रेशर बनाते हैं, ऊपर वाली अर्थ सरफेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। अब ये घूमते क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारी जो नीचे अर्थ सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आप क्या करना, एक ग्लास लेना, या यूट्यूब में भी आप देख सकते हो, आपका यूट्यूब में एक आपका एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। उस पर क्या होगा, देखो एक ग्लास लेना, उस पर गर्म पानी लेना, फिर गर्म पानी नीचे से स्टोव लगाओगे, धीरे धीरे गर्म करोगे नीचे को पानी, और यहाँ पर क्या कर देना, जो कागज़ के टुकड़े डाल देना। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो याद रखना वो कागज़ के टुकड़े ऐसे घूमते रहेंगे। तो उसी तरह मान लो ब्रॉड टॉपिक में कि ज़मीन के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, जो मैग्मा गर्म होता है तो उस वजह से घूमते रहते हैं, तो वो अर्थ सरफेस में प्रेशर बनाते रहते हैं। तो इसके बेसिस पे जो हमारे बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े होते हैं या लैंड के टुकड़े होते हैं वो फैल जाते हैं या डिवाइड हो जाते हैं। तो इन्हीं वजह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे माउंटेन बन जाते हैं। ना फोल्ड माउंटेन भी वैसे ही हैं, जब भी हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के नीचे क्या होती है, मूव करते रहती है और फोल्ड हो जाती है, तो इसका जो कुछ पोर्शन होता है एलिवेट हो जाता है और क्या बना देता है, माउंटेन बना देता है फिर। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं मान के लीजिए, और दोनों में ही प्रेशर पड़ रहा है, तो ये क्या होता है, मिलके एक क्या बना देते हैं, माउंटेन बना देते हैं। ये तो हो जाता है माउंटेन। और जो यहाँ पर डिप्रेशन बन जाता है इन्हें वैलीज भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, वैलीज बोला करते हैं। अब एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। ठीक है, नाउ ब्लॉक माउंटेन क्या है, सिंपल सी बात है, जैसे कभी हमने अभी ऊपर वाला फोल्ड माउंटेन में क्या कहा कि 2 टेक्टोनिक प्लेट हैं, प्रेशर पड़ेगा और ये क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो उसे फोल्ड माउंटेन कह देंगे। नाउ ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं,
जब एक लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसा मैंने कहा टेक्टोनिक प्लेट्स अगर प्रेशर करके फोल्ड हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं, तो एक और ऐसी प्रोसेस भी होती है। तो सिंपल सी बात है, जो रॉक्स का मूवमेंट हो गया वो इस तरह से मूव करता है, तो वो क्या होते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये मूव करा इधर से, ये मूव करा इधर से, तो यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स मर्ज होकर फोल्ड माउंटेन बना देती हैं। बट अर्थ सरफेस के नीचे रॉक्स का मूवमेंट कभी ऐसा हो रिवर्स में भी होता है। अभी ये मूवमेंट को क्या कहेंगे धीरे धीरे हम समझेंगे, अभी मैं सब टर्मिनोलॉजी आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ओके, ना बीच में अगर यहाँ पर वॉइस चले गई होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार ये ईयरफोन निकल चुका था। ओके, ना यहाँ पर हमने देख लिया था कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ओके, अब जैसे हमने कहा कि ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं, अर्थ सरफेस के नीचे बहुत सारे ऐसे रॉक्स होते हैं जिनका मूवमेंट अपोजिट भी होता है। अपोजिट होता है तो ये क्या करते हैं, कभी कभी अर्थ सरफेस को फोल्ड कर देते हैं, कभी कभी अर्थ सरफेस को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अर्थ सरफेस क्या होता है, बड़ा लार्ज एरिया टूट जाता है और कुछ जो हिस्सा होता है ऊपर चले जाता है, कुछ हिस्सा नीचे चले जाता है। तो इस वजह से ऐसा देखने को मिलेगा कि एक जो ऊपर हिस्सा है वो माउंटेन बना देगा, जिसे एलिवेटेड जो अपलिफ्टेड हिस्से को होस्ट कहेंगे, और जो लोवर्ड होता है उसे क्या कहेंगे, ग्रेबन कहेंगे। ओके, इसका एक एग्जांपल याद रखना, राइन वैली, वॉस्जस माउंटेन यूरोप में, ऐसे माउंटेन इसके एग्जांपल होते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि हम अपने लेक्चर में ये भी इंश्योर करते हैं कि हर एक टेक्स्ट बुक का जो चीज़ है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ हमारी वीडियोज़ लीजिए, आप हमारे जो बनाए गए नोट्स हैं उनको पढ़िए, आपका टाइम नोट्स बनाने के लिए बचेगा और आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो यूपीएससी की नीड है। नाउ अभी आपको देखने को मिलेंगे दो माउंटेन हमने पढ़े। सबसे पहले एक फोल्ड माउंटेन पढ़ा। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, हमने कहा जब क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं मिल जाती हैं, यानी कि जो अर्थ के नीचे रॉक्स का मूवमेंट है कुछ इस तरह से होता होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये क्या करते हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स को मिला देती हैं और इस तरह से बढ़ जाता है। ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एंडीज माउंटेन जैसे साउथ अमेरिका में। बट उसके बाद हमने जैसे पढ़ा ब्लॉक माउंटेन भी हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन का जिक्र है तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ब्लॉक माउंटेन उससे पहले पढ़ देते हैं। अब जैसा हमने कहा, सपोज ये मान के चलो ये पूरा एक माउंटेन था, यहाँ पर अर्थ का जो रॉक्स हैं अर्थ के नीचे कैसा मूवमेंट हुआ होगा उनका, ऐसा वाला, ठीक है। इस टर्म को क्या कहते हैं वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इस मोमेंट की वजह से अर्थ के नीचे तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, दूर दूर चले जाती हैं। तो इनका एक हिस्सा क्या चले जाता है, ऊपर चले जाता है, एक हिस्सा ये नीचे है। तो ऊपर वाले हिस्से को एज देखो माउंटेन लग रहा है ना इसके कंपेरिजन में, तो ये तो अभी छोटा इमेज है। जब आप देखोगे वाइड रेंज में कुछ किलोमीटर्स के एरिया में, तो जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे होस्ट कह देते हैं, जो नीचे वाला एरिया है उसे ग्रेबन कहते हैं, और पूरे इस माउंटेन को क्या बोल देते हैं, ब्लॉक माउंटेन। तो ऐसे माउंटेन जब बनते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और इनको जब भी ये बनते हैं तो इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। वॉस्जस जो माउंटेन यूरोप में, और राइन वैली कहाँ पर है, यूरोप में। या ऐसे एग्जाम्पल है हमारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ब्लॉक माउंटेन के। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा वो है वॉल्केनिक माउंटेन। बहुत सिंपल सा है, वॉल्केनिक माउंटेन यानी वॉल्केनोज आया, उसने एक माउंटेन फॉर्म कर दिया। मान के चलो ये हमारा अर्थ सरफेस है। अब जैसा मैंने, एक ही थ्योरी है, कुछ ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अर्थ के नीचे क्या है, मैग्मा है, गरम गरम लावा है। तो जब वो फट के निकलता है तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं चीज़ें, जो मटेरियल होता है, मैग्मा होता है, रॉक्स होते हैं। तो जो माउंटेन बनता है उससे क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। एग्जाम्पल है वॉल्केनिक माउंटेन के माउंट किलिमंजारो और माउंट फूजियामा। तो अभी मैं माउंट किलिमंजारो आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना माउंट फूजियामा कौन से कॉन्टिनेंट में है या कौन सी कंट्री में है, ये भी आप बता सकते हो। ओके, नाउ माउंट किलिमंजारो, अगर आप यहाँ पर इंडिया देखेंगे इसके वेस्ट में और ज़्यादा मूव करेंगे तो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर जो है माउंट किलिमंजारो हमें देखने को मिल जाता है, ये देखिए, ठीक है। इस जगह पर क्या है, माउंट किलिमंजारो। और उसके पास की अगर आप कंट्री देखेंगे तो कौन कौन सी हैं, आरुषा है, नैरोबी है, ठीक है। नैरोबी आप सबको पता है मनी हाइस्ट में एक कैरेक्टर का नाम भी था, तो जनरली वो कॉन्टिनेंट या कंट्री के नेम पे ही रखते हैं, ठीक है। तो तंजानिया और केनिया के पास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है माउंट किलिमंजारो। ओके, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सा माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी कि लावा फटा होगा और जो डिपोजिशन हुआ उससे ये माउंटेन बना।
हमारे आर्टिकल में और नोट्स में एक और माउंटेन का जिक्र था, वो है ये है इंडिया। इंडिया के ईस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर एक देश पड़ता है, कौन सा? जापान। तो यहाँ पर भी जो माउंट फुजियामा है वो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। तो ये कहाँ पर पड़ता है फिर? जापान में। वो कहाँ पर पड़ता था? वो कंट्री मैंने अभी आपको बताई, वो आपको बताना है, ठीक है? तंजानिया और मेन तंजानिया के पास, ठीक है? तो दो चीज़ें याद रख लेनी है फिर। माउंट किलिमंजारो कहाँ पर? तंजानिया में, जो मैंने अभी दिखाया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और फुजियामा कहाँ पर है? जापान में। नाउ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, माउना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशियन इज अंडर ओशियन अंडर सी माउंटेन रहता है। इट्स हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर हाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक अंडर सी माउंटेन भी रहते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर माउंटेन है तो अभी देखिए ओशियन सरफेस ऐसी सरफेस है, ऐसे बहुत बड़े समुद्र हैं, ऐसे बड़े पैसिफिक ओशियन है जिनको अभी डिस्कवर ही नहीं किया गया है। यानी कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि ओशियन को पूरी तरह हम एनालाइज कर पाएँ। तो एक है माउना किया, हवाई आइलैंड है, हवाई माउंटेन है, आइलैंड तो नहीं कहूँगा, ये एक माउंटेन है किसमें? समुद्र के अंदर है। तो पैसिफिक ओशियन में है, ये अंडर सी माउंटेन है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी है। माउंट एवरेस्ट की कितनी है? समथिंग 8,444 तक, 8,844 तक है। और उसके बेसिस पर हमारी इसकी तो 8,000 अगर सपोज माउंट एवरेस्ट की है तो इसकी 2,000 मीटर और ज़्यादा बड़ी है, 10,000 यहाँ पर मीटर हाई है। कौन सा? माउना किया हवाई। और यहाँ पर डायरेक्ट लोकेशन पूछी जा सकती है कि आपसे कोई पूछेगा कि अंडर सी माउंटेन है तो उसका नाम क्या है और कौन से ओशियन में है? तो माउना किया हवाई, पैसिफिक ओशियन में। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स की क्या विशेषताएं हैं या क्या फ़ायदे हैं, या आपके मेंस के लिए ये याद रखना है। सब सिंपल सी बात है। सबसे पहला, माउंटेन्स रिच सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं। सबसे ज़्यादा रिवर्स के यहाँ पर ग्लेशियर्स और माउंटेन के जो है सोर्स हैं आपको जनरली देखने को मिलेगा। जैसे गंगोत्री है, ग्लेशियर से निकलती है, तो माउंटेन में सबसे ज़्यादा पानी होता है। अभी हिमालयन जो माउंटेन है वहाँ से हमारी बहुत ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। दूसरा, जो रिवर वैलीज़ होंगी, जो यहाँ पर से रिवर वैलीज़ होंगी, जो पानी का सोर्स आएगा वो कल्टीवेशन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फाउना हमें देखने को मिल जाती है। माउंटेन से हमें बहुत सारी चीज़ें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी देखने को मिलते हैं, जैसे लकड़ी है, हर्ब्स है, मेडिसिनल प्लांट हैं। माउंटेन्स टूरिस्ट प्लेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नाउ प्लेट्यू, अब जो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्टर ना पढ़ें, और कभी कभी ये प्रीलिम्स प्लस मेंस की स्ट्रेटजी अलग नहीं होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ना है, मेंस के लिए अलग से, नहीं, दोनों ही एक साथ पढ़ना पड़ेगा। नाउ प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू बहुत सिंपल है, फ्लैट और एलिवेटेड लैंड होते हैं, सराउंडिंग से थोड़े से ऊंचे होते हैं, और इट में है वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। थोड़े से ऊपर होंगे तो ये थोड़ा सा हल्का सा स्टीप स्लोप होता है, अनलाइक माउंटेन, ठीक है? माउंटेन में तो कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप्स होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू माउंटेन। ये यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। यंग और ओल्ड के बेसिस इसका मतलब क्या है? यानी कि बहुत करोड़ों साल से भी प्रेजेंस हो सकती है इनकी, या अभी अभी भी बना हो सकते हैं, ठीक है? अब जनरली कभी कभी हाइट पूछ ली जाती है, और हाइट कितनी होती होगी एक प्लेट्यू की? और अभी आपसे पूछेंगे कि अरेंज करने को प्लेट्यू, प्लेन्स और माउंटेन में। चलो कमेंट बॉक्स में मेरे बिना बताए हुए आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा, चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन, ठीक है? अब हम देखेंगे जो हाइट होती है प्लेट्यू की, वो कुछ 100 मीटर से लेके कुछ 1000 मीटर्स तक हो सकती है। अब एग्जाम्पल हर चीज़ का, जैसे माउंटेन के इतने एग्जाम्पल पढ़े, हर एक माउंटेन के हमने एग्जाम्पल दिए। तो डेक्कन प्लेट्यू एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अफ्रीकन प्लेट्यू, केनिया में, तंजानिया में, युगांडा में भी हमें प्लेट्यू देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे जो बड़ा प्लेट्यू है वो है तिब्बतियन प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रेगुलर आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक पूरे नोट्स अवेलेबल करवाने वाले हैं। तिब्बतियन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है, इज द हाइस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विथ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल से 4000 से 6000 तक बड़ा है। तो सबसे बड़ा प्लेट्यू अगर पूरे संसार में बोला जाएगा तो आपको बोलना है तिब्बतियन प्लेट्यू। ओके, अब तिब्बतियन प्लेट्यू कैसे हमारे विंड को इम्पैक्ट करेगा ये हम आगे आने वाली जो क्लासेस में पढ़ेंगे।
नाउ प्लेट्यू के इंपॉर्टेंस क्या है, हमने माउंटेन के तो इंपॉर्टेंस पढ़ लिए कि रिवर्स का अच्छा सोर्स रहता है, फ्लोरा और फाउना अच्छी है, तो प्लेट्यू के बारे में भी तो पता होना चाहिए। प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट करते हैं? प्लेट्यू जनरली मिनरल के डिपॉजिट के बहुत अच्छे सोर्स हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, प्लेट्यूज में माइनिंग बेल्ट्स देखने को मिलती है जहाँ पर खुदाई की जा सकती है। जैसे एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का, उड़ीसा का और छत्तीसगढ़ का। बहुत ज़्यादा गोल्ड फील्ड माइन से भी प्लेट्यूज में आपको देखने को मिल जाती हैं। वैसे एग्जाम्पल है अफ्रीकन प्लेट्यू का। अफ्रीकन प्लेट्यू किस लिए फेमस है? गोल्ड की माइंस के लिए, डायमंड हीरे के व्यापार के लिए और सोने के व्यापार के लिए, जो खदानें हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अफ्रीकन प्लेट्यूज। अगर भारत में देखें, हुंड्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जॉग फॉल्स इन द कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। अब प्लेट्यूज में हमें देखने को मिलता है वाटरफॉल्स भी होती हैं, और जहाँ पर वाटरफॉल होंगी वहाँ पर टूरिस्ट के लिए एक अच्छा स्पॉट रहता है। और जनरली लावा प्लेट्यूज जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल उस पर होती है, तो वहाँ पर अच्छा कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ये मैंने देखा कि हमने ये देखा कि हुंड्रू फॉल्स छोटा नागपुर में है, और कहाँ पर? सुबर्णरेखा नदी में। वैसे ही जॉग फॉल्स कहाँ है? कर्नाटका में। तो जॉग फॉल्स ऐसी वाटरफॉल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। हुंड्रू फॉल्स छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और जो जॉग फॉल्स है वो कर्नाटका में है। ठीक है, दूसरा, और प्लेट्यू के और क्या क्या फ़ायदे हैं? वहाँ पर कभी कभी लावा प्लेट्यूज भी होते हैं, तो ब्लैक सॉइल मिल जाती हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है। लास्ट हम देखेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स आर फ्लैटलैंड्स। तो सिंपल सी बात है, अब मैं आंसर बता देता हूँ। तो सबसे छोटे कौन होंगे? प्लेन्स होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं प्लेट्यूज, उसके बाद होते हैं सबसे बड़े माउंटेन्स। प्लेन्स हल्के से फ्लैट होते हैं, 200 मीटर से बड़े नहीं होते हैं, कुछ एक्सट्रीमली लेवल के बड़े भी होते हैं, और स्लाइटली रोलिंग एंड अनड्यूलेटिंग होते हैं। प्लेन्स के फ़ायदे क्या हैं? मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है प्लेन्स में रहती है। प्लेन होगा तो सिंपल सी बात है, वहाँ हम अपना घर बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो हाईली फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती है प्लेन्स में। इट इज़ वेरी इजी टू मेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। ड्यू टू अब मैंशन फैक्टर, प्लेन्स आर द बेस्ट एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ नहीं है, स्टीप स्लोप नहीं है, तो यहाँ पर हम ह्यूमन पॉपुलेशन अपने घर बना सकती है। इसका एग्जाम्पल, हर चीज़ का एग्जाम्पल पढ़ लें तो प्लेन्स का समझोगे क्या? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। अब ये बने कैसे हैं? बहुत सिंपल सा है, देखो मान के चलो यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ से यहाँ पर क्या आई? हमारी गंगा आई, और ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी भी लाई, और मिट्टी ला के यहाँ पर इसने जमा कर दी, बहुत सालों से इसने जमा कर दी, तो इस वजह से ये कोई पहाड़ नहीं बने, ये क्या बन गए? प्लेन्स बन गए। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया अमंग द नियरली मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। भारत के बारे में बात करें तो इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा, जैसे मैंने बोला ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये क्या करती हैं हमारी, और एक एग्जांपल चाइना का भी बता देता हूँ, यांगची जो रिवर है, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी लाती है, एक जगह इकट्ठा करती है, और इस बेसिस पर करोड़ों साल बाद वहाँ पर एक प्लेन का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल देख लेते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द टरेन में ह्यूमन रहता है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरिया। क्यों पहाड़ों में नहीं बनाता है? क्योंकि वहाँ पर हम घर नहीं लगा सकते, खेती नहीं कर सकते। ठीक है, लाइफ इज़ ईजिएस्ट इन प्लेन्स, जैसा अभी हमने बोला। लाइफ समवाउट ईजियर हो सकती है प्लेट्यूज में, बट सबसे ज़्यादा जो लाइफ ईजी रहती है वो हमारी प्लेन्स में ही रहती है। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ते हैं और उसके साथ अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सभी टाइप के ट्रेन्स में नेचुरल कैलेमिटीज़ ऑलवेज पोज थ्रेट, चाहे हमारा माउंटेन हो, चाहे प्लेट्यूज हो, चाहे प्लेन्स हो, सब में नेचुरल कैलेमिटीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे अर्थक्यूक है, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, ऐसा हर जगह देखने को मिल जाता है। कभी कभी तो किसी जगह पर वॉल्केनिक इरप्शन भी देखने को मिलता है। तो बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि इन नेचुरल डिजास्टर को कैसे हम रोक सकते हैं, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया गया है। अब इस एक्ट को द हिंदू में हमेशा हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूपीएससी की कंप्लीट गाइडेंस के लिए। देखिए, आपको यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि गाइडेंस आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो हम आपको सिर्फ 499 में 1 साल तक द हिंदू के नोट्स के साथ, एनसीईआरटी के नोट्स के साथ और गाइडेंस के साथ यहाँ पर देते हैं। लास्ट में क्या कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, हेल्दी माइंड लिव्स माइंड। देखिए, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी एंड फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर और
हाइजीनिक सराउंडिंग होना ज़रूरी है। तो ये आप अपना कोट लिख सकते हो कि किस तरह से स्वच्छता हमें बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वेट कीजिए अगली वीडियोस के लिए, और अगली वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी, और इस तरह से हम यूपीएससी का हर एक सिलेबस यूट्यूब में ही कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।